नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि बाराबंकी में ये क्लेम किया गया कि एक 100 साल पुरानी मॉस्क, एक 100 साल पुरानी मस्जिद को योगी सरकार ने गिरा दिया। और वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार ये चिल्ला रहा था कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी इलीगली गिरा दी गई है और बहुत कुछ। देश के बहुत मुस्लिम समाज ने उस पर रिएक्शन किया था। देश के वो पब्लिकेशन जो योगी सरकार जिनको अच्छी नहीं लगती और जो देश में कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने सबने स्टोरी बनाई थी और खूब गजब की स्टोरी बनाई थी। आज भी कुछ अखबारों ने स्टोरी बनाई और वो ये स्टोरी बनाई कि योगी जी ने एक तो वक्फ की प्रॉपर्टी गिरा दी, मस्जिद पूरी साफ कर दी और ऊपर से उस प्रॉपर्टी पर जिन लोगों ने भी आ, विरोध किया था, रिएक्शन किया था, उनको 200 से ऊपर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और अभी तो एक बहुत बड़े वक्फ के लोगों के ऊपर, वक्फ बोर्ड के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। वक्फ बोर्ड के 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उनको क्रिमिनल चार्जेस में बंद करने की तैयारी है। अब सवाल ये आता है कि ये स्टोरी बनाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि एक तो वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली और तोड़फोड़ डाली, ऊपर से वक्फ के लोगों के ऊपर भी मुकदमा दाखिल कर दिया। क्या मुकदमा दाखिल किया? योगी सरकार का मानना यह है कि वक्फ ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़ाया। हम लोग पूरी चर्चा आज वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड पर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रकरण वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड पर डिपेंड करता है कि कैसे काम करते हैं आखिर वक्फ बोर्ड। पीछे मैं पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे लोगों की ये फिलॉसफी सुन रहा था कि वक्फ बोर्ड अनियंत्रित होते हैं और वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से प्रॉपर्टी चढ़ा लेते हैं, प्रॉपर्टी चढ़ाकर वो उसका अपील भी नहीं होती और वो पता नहीं क्या क्या, और बहुत प्रावधान गलत है। शायद उन्होंने वक्फ एक्ट 1963 पढ़ा होगा या वक्फ एक्ट उससे पहले का पढ़ा होगा। हम बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 की, जो ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है पुराने वाले वक्फ एक्टों को सबको रिपील करते हुए। वक्फ एक्ट 1995 इस समय सिचुएशन में है, यानी कि इस समय इन्फोर्समेंट में है। क्या है प्रावधान, कैसे वक्फ में प्रॉपर्टी चढ़ाई जाती है और प्रॉपर्टी अगर गलत तरीके से चढ़ गई हो तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, और वक्फ बोर्ड पर प्रॉपर्टी चढ़ाते समय गवर्नमेंट का क्या रोल है, और उसके अतिरिक्त अगर अपने को कोई समस्या है तो हम कौन कौन से कोर्टों में जा सकते हैं और कैसे पता करें कि वक्फ में प्रॉपर्टी सही चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, और वक्फ में प्रॉपर्टी अगर गलत तरीके से चढ़ा ली गई है तो हमें कहाँ जाना है और किसी को भी कहाँ जाना है और कैसे उस पर केस करना है। वक्फ समझने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से मुसलमान वक्फ, क्योंकि वक्फ एक्ट है बाकायदा। मुसलमान वक्फ के अनुसार 2 प्रकार की वक्फें होती हैं, एक तो वक्फ अल औलाद होती है और एक पब्लिक वक्फ होती है। वक्फ अल औलाद का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने वक्फ बनाई, उसका मुतवल्ली भी अपनी औलादों को बनाया और उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो भी अपनी औलादों को बनाया, और ये कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी संतानें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और मैं अपनी संतानों के लिए ये वक्फ बनाता हूँ। ऐसे प्रकार की, मतलब पायस पर्पस के लिए, पायस पर्पस मतलब अल्लाह के काम के लिए, या मस्जिद, प्राइवेट मस्जिद बना दी, या फिर कोई ऐसा इमाम बाड़ा बना दिया या कुछ और बना दिया जो कि केवल परिवार के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहाँ नमाज पढ़ने का काम कर सकते हैं, वहाँ सदाक करने का काम कर सकते हैं, वहाँ बकरीद मनाने का काम कर सकते हैं, वहाँ ईद मनाने का काम कर सकते हैं, और जो भी जिस प्रकार के भी त्यौहार या जो रिलीजियस फंक्शन हैं वो रिलीजियस फंक्शन करने का काम वो उस प्रॉपर्टी पर कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ अल औलाद कहते हैं। और वक्फ अल औलाद की प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा कि वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाती, उस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होता। वक्फ बोर्ड में वो चढ़ा ज़रूर दी जाती है, वो उसकी लिखा पढ़ी वक्फ बोर्ड अपने पास रजिस्ट्री मेंटेन कर सकता है, लेकिन उस पर उसकी ओनरशिप नहीं होती और उस पर वक्फ बोर्ड को कोई डिसीजन लेने का भी अधिकार नहीं होता।
फिर आखिर वो लिस्ट क्यों बनाता है? ऐसी प्रॉपर्टियां जहां पर सक्सेशन फेल हो जाता है। सक्सेशन फेल होने से तात्पर्य यहां पर यह है कि कि अब आगे कोई वंशज मिला ही नहीं, तब ऐसी प्रॉपर्टियों की देखभाल जो वक्फ अल औलाद है वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल अब वक्फ बोर्ड करेगा। अगर उसके वंशज खत्म हो गए, आगे वो फेल हो गई पीढ़ियां, सपोज शाहजहां के समय की, औरंगज़ेब के समय की, औरंगज़ेब ने कुछ वक्फें बनाई थी और वो वक्फें चली आ रही हैं, अब उनके वंशजों का पता नहीं है, तो ऐसी वक्फें एज पर द वक्फ एक्ट 1995 अब वक्फ बोर्ड के पास चली जाएंगी। तो अब फिर दूसरे तरह की वक्फ है जो वक्फ इन जनरल है, पब्लिक वक्फ है। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब ये होता है कि परवरदिगार के लिए, फॉर इन रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड, पूरे विश्व के लिए, पूरे समुदाय के लिए और अल्लाह के किसी उद्देश्य के लिए, यानी कि मुस्लिम पर्पस के लिए, मुस्लिम कॉज के लिए कोई प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति वक्फ को दे सकता है इन जनरल। सपोज वो प्रॉपर्टी खरीदता है और कहता है कि हम इस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनाना चाहते हैं और ये मस्जिद बनाकर जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी अब वक्फ बोर्ड को जा सकती है। लेकिन केवल किसी की ओनरशिप की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को अपने आप चली जाएगी, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है वक्फ एक्ट में। वक्फ एक्ट में ये कहा गया है कि एक सर्वे कमेटी बनेगी, क्योंकि मैं ये बाराबंकी वाला जो प्रकरण है ये सर्वे कमेटी से लिंक्ड है, इसलिए इसको समझना थोड़ा आसान है। एक सर्वे कमेटी बनाई जाएगी, राज्य सरकार सर्वे कमीशन अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकता है, वो रीजन वाइज कर सकता है, पूरे स्टेट वाइज कर सकता है। तो एक सर्वे कमीशन अपॉइंट करेगा राज्य सरकार। याद रखिएगा, सर्वे कमीशन को अपॉइंट करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं है। सर्वे कमीशन अपॉइंट करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार कुछ लोगों का चिन्हन करती है, उसका ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन करती है। पब्लिकेशन करने के बाद उनकी सैलरी और उनका पैसा, जो लोग सर्वे करने जाते हैं उनका पैसा भी राज्य सरकार ही देती है, यानी कि उनकी सैलरी वगैरह जो भी होंगी वो राज्य सरकार देगी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर इस उद्देश्य से कहा जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, या वक्फ को किसी व्यक्ति ने दान की, या वक्फ बोर्ड कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए या ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये अल्लाह के पर्पज से प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसका रख रखाव अब हमें करना है, तो वो सीधा कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकता। वो प्रॉपर्टी पर पहले सर्वे कमीशन बैठता है राज्य सरकार का, वो आकर वहाँ सर्वे करता है। सर्वे करने के दौरान उसको सिविल कोर्ट की पावर होती है, और सिविल कोर्ट की पावर होते हुए वो कुछ लोगों को सम्मन कर सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, नक्शा वो ऑन स्पॉट जा सकता है, राज्य सरकार के डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, और जो भी उसको ये तय करने के लिए चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वाकई में जिसने लिखी है, जिसने ट्रांसफ़र की है, ये प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप में है और वो अपनी इच्छा से इसको अल्लाह के उद्देश्य से देना चाहता है। तब उसके बाद ये सर्वे कमीशन अपनी एक रिपोर्ट लगाता है। मैं पहले फर्स्ट प्रिलिमिनरी सर्वे की बात कर रहा हूँ जो सेक्शन 4 ऑफ वक्फ एक्ट में दिया हुआ है। इसके बाद, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे करने वाले अधिकारी होते हैं ये एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं, या प्रोफेसर्स कुछ बनाए जा सकते हैं, राज्य सरकार तय करती है, लेकिन इसमें गजेटेड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं जो चेयरमैन रहते हैं, और उनके सब कमीशन भी बनाए जाते हैं, यानी कि उस कमीशन में और सदस्य भी जोड़े जाते हैं। बहुत सारे देश में कमीशन बनते रहते हैं, उनमें सदस्य बनाए जाते रहते हैं। आपको ये बात का तो हमें सबको संज्ञान होगा, और ख़ासतौर से कानून की प्रैक्टिस करने वालों को खूब संज्ञान होगा कि जब भी कोई कोर्ट किसी भी जगह का सर्वे करवाती है तो कुछ वकीलों को सर्वे कमीशन अपॉइंट करती है, और जिसको इन जनरल हम कहते हैं कमीशन है, वो कमीशन स्पॉट पर जाकर जितना उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट को अपनी रिपोर्ट लगाती है। कोर्ट उसकी रिपोर्ट से सहमत हो ये आवश्यक नहीं है,
कोर्ट उसकी रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन दे, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन वो सर्वे करने वाली जो एजेंसी है, जिसको भी ये सर्वे दिया, कमीशन दिया गया है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और एक रिपोर्ट लगाएगी। ऐसी ही राज्य सरकार के द्वारा एसडीएम या उसी रैंक के कुछ अधिकारी और कुछ इस्लाम को जानने वाले सदस्य या कानून को जानने वाले सदस्यों को मिलाकर एक कमीशन बनाती है। वो कमीशन पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल करता है और अपनी रिपोर्ट लगाता है। कमीशन जब अपनी रिपोर्ट लगा देता है, चूंकि कमीशन सरकारी होता है, तो कमीशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लगाकर अपनी बोर्ड को दे देता है। जो वक्फ बोर्ड हमने इस एक्ट के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, और शिया, या एक बात और ध्यान रखने की कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार, राज्य सरकार तय करती है कि इनमें कौन कौन सदस्य होंगे, इसका चेयरमैन कौन होगा। इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को ये कमीशन अपनी रिपोर्ट लगाकर दे देगा। वक्फ बोर्ड इस कमीशन की लिस्ट को, रिपोर्ट को अपने पास पब्लिश करेगा, अपने पास रखेगा। और सेकंड सर्वे, याद रखिएगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रिलिमिनरी सर्वे होगा। सेकंड सर्वे 10 साल के बाद इस प्रॉपर्टी का होगा। और इन सर्वे के बाद वक्फ के पास जो रिपोर्ट लगाई गई है, वक्फ बोर्ड जिस समय सर्वे की रिपोर्ट आई या सर्वे कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो फिर 6 महीने के अंदर, यानी कि रिपोर्ट आने के 6 महीने के अंदर उसको इसका पब्लिकेशन करना पड़ता है, पब्लिक पब्लिकेशन करना पड़ता है। हालांकि इसको करना तो पब्लिकेशन और बहुत सारे तरीकों से चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पब्लिकेशन उन अखबारों में होता है जो अखबार कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन पब्लिकेशन आवश्यक है। जो लोग म्यूटेशन करवा कर आए होंगे, दाखिल खारिज करवा कर आए होंगे, उनको ये बात पता होगी कि हम जब दाखिल खारिज का केस डालते हैं तहसीलदार की अदालत में या फिर म्यूनसिपाल्टी के इंस्पेक्टर के यहाँ, तो फिर वो म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर उसका पब्लिकेशन करता है और ऑब्जेक्शन मांगता है। यानी कि जिस दिन वक्फ बोर्ड को ये 6 महीने के अंदर उसका पब्लिकेशन करना होता है, पब्लिकेशन करने के दिन के 1 साल के अंदर किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है उस प्रॉपर्टी पर, तो वो 1 साल के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है और कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ओनरशिप मेरी है या किसी और की है। याद रखिएगा, इसमें इल्लीगल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। कोई भी इल्लीगल प्रॉपर्टी पर या नुजूल की प्रॉपर्टी पर या सरकार की प्रॉपर्टी पर या किसी और की ओनरशिप की प्रॉपर्टी कहीं पर बनती है, ऐसी प्रॉपर्टी, खास तौर से इल्लीगल प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, चाहे कमीशन ने कोई रिपोर्ट क्यों ना लगाई हो, क्योंकि इल्लीगल इज इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब हो गया कि उसकी ओनरशिप राज्य सरकार में होती है, और राज्य सरकार में जिसकी ओनरशिप है, तो राज्य सरकार को बाकायदा उसको ट्रांसफर करना होगा वक्फ को कानून बनाकर। ऐसे ही प्रॉपर्टी पर कब्जा करने मात्र से, सर्वे कमीशन की रिपोर्ट लगने से वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ऐसा होता है कि सर्वे कमीशन रिपोर्ट लगा देता है, वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, वक्फ बोर्ड उसका पब्लिकेशन कर देता है। चूंकि सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिकेशन भी किसी ऐसी जगह पर होता है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और 1 वर्ष के बाद वक्फ उसको अपने हाथ में टेक ओवर ले लेती है। टेक ओवर लेने के बाद कोई दूसरा ध्यान नहीं देता, और हमें लगता है कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ उस पर बैठ जाता है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वक्फ उसको घेर लेता है। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए उन प्रॉपर्टियों को, इल्लीगल प्रॉपर्टियों को इससे बाहर रखते हैं। बाकी किसी ने प्रॉपर्टी दी है तो इसमें एक और बात है कि उसको वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर किया जाए। जैसे किसी मोहल्ले में, किसी रेजिडेंशियल एरिया में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनाता है, और वो मस्जिद वो पब्लिक कॉज के लिए, यानी कि वो जनरल कॉज के लिए देता है, तो फिर इसमें जिसने उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, चाहे कहकर किया है और ऑन पेपर किया है या यूज़
के दौरा किया है, तो इस पर सर्वे कमीशन आएगा और वो कानूनी चारों तरफ की बातें देखेगा। उसमें वो कहेगा कि रेजिडेंशियल एरिया में सरकार से अनुमति के बगैर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को पर ये लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते, इस पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता, बाकायदा वो कानूनी प्रक्रिया उस रेजिडेंशियल एरिया के लिए है, कमर्शियल एरिया के लिए है, गवर्नमेंट एरिया के लिए है, तो उन चीज़ों को वो ध्यान में रखेगा और तभी सर्वे कमीशन उस पर सर्वे करेगा। वो अलग बात है कि जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अलीगढ़ में सर्वे कमीशन के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही सर्वे कमीशन बना दिया सरकार ने, अभी इस रिसेंट सरकार ने बना दिया। मुझे नहीं लगता कि योगी जी को ये बात पता होगी, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि इस पर सर्वे कौन करेगा। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर सर्वे कमीशन बना दोगे तो वो तो एक मानसिकता से भरी हुई यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो अगर सर्वे करने जाएंगे तो वो उन्होंने रिपोर्ट गलत लगानी ही लगानी है। और अगर वक्फ बोर्ड को तो पहले से लोग किस मानसिकता को होते हैं, बोर्ड सर्वे की रिपोर्ट लगा दी, वक्फ बोर्ड ने उसका पब्लिकेशन कर दिया और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की डिक्लेयर हो जाती, फिर लंबे समय तक केस चलेगा। खैर, ये प्रॉपर्टियां जो वक्फ की हैं, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई। नाउ द डिस्प्यूट अराइजेस। अब डिस्प्यूट क्या आया? डिस्प्यूट इसमें यह आया कि किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया और कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें उसके परिवार के लोग, इसके घर के लोग या कोई और उसमें ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है ये गलत तरीके से वक्फ में प्रॉपर्टी डाल दी गई। तो इसी एक्ट के सेक्शन 83 के तहत इसमें एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। इस ट्रिब्यूनल में नॉट लेस देन सेशन जज लेवल जज, सेशन जज के लेवल का एक जज होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जो संभवतः आईएएस या पीसीएस रैंक, एसडीएम रैंक का होता है, और एक व्यक्ति इसमें जो मुस्लिम कानूनों का यानी कि वक्फ के कानूनों का जानकार, ऐसे कम से कम 3 लोगों का एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है इस ट्रिब्यूनल में। और ये ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट होता है बाकायदा, क्योंकि सेशन जज इसमें बैठता है, सेशन जज लेवल का अधिकारी बैठता है, इसलिए ये एक ट्रिब्यूनल होता है। जैसे आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करते वैसे ही इसको यहाँ एक स्पेशल कोर्ट में फाइल कर दीजिए। कोर्ट इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज इसको सीधा गवर्न नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक अधिकारी होता है, इसलिए इसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। लेकिन इसकी पावर सिविल कोर्ट की ही पावर रहती है और बोर्ड इस पर अपनी बात कह सकता है या जिसको ऑब्जेक्शन है वो बोर्ड के खिलाफ इसमें मुकदमा डाल सकता है कि साहब ये प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, गलत तरीके से बोर्ड ने ये अपनी लिस्ट में चढ़ा रखी है। ट्रिब्यूनल पूरे केस को सुनता है और सुनने के बाद अपना डिसीजन देता है। ये अलग बात है कि ट्रिब्यूनल, देश भर में कोई भी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की अपील केवल हाई कोर्ट में जाती है और कहीं और छोटे कोर्ट में नहीं जाती। तो ट्रिब्यूनल ने अगर डिसाइड कर दिया है, वक्फ ट्रिब्यूनल ने, तो उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को लेकर हाई कोर्ट ओन मोशन पर सुन सकता है या हम उसको आर्टिकल 226 में 227 और कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के डिसीजन को। इतना बड़ा प्रोसेस है वक्फ में प्रॉपर्टी चढ़ाने का। तो वक्फ में प्रॉपर्टी चढ़ गई और हाई कोर्ट तक पहुंच गई, उसके बाद फाइनल हो गया, तो फिर ये प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। वक्फ बोर्ड, उसमें जो मुतवल्ली बैठा होगा, मुतवल्ली हम कहते हैं कि जो ट्रस्टी बैठता है वक्फ में, वाकिफ यानी कि जिसने प्रॉपर्टी दी है वो, और मुतवल्ली जिसको हैंड ओवर की है वो, और बेनिफिशियरी जो उसमें नमाज पढ़ेंगे या ईदगाह या वो सद्दाक बनाएंगे या तकिया बनाएंगे, जो भी उस पर्पज से बनाया गया है, इमाम बाड़ा और ये तो वो बेनिफिशियरीज होंगे जो वहाँ पर जाकर आराम करेंगे या नमाज पढ़ेंगे। मुतवल्ली जो बैठा हुआ है, मुतवल्ली अब सीधा वक्फ बोर्ड से गवर्न किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को अधिकार होता है कि मुतवल्ली के गलत होने पर, गलत करने पर मुतवल्ली को चेंज भी किया जा सकता है, नहीं तो वाकिफ अपॉइंट कर देता है कि इसमें मुतवल्ली कौन होगा, यानी कि इसमें कौन व्यक्ति ट्रस्टी होगा। इतना प्रक्रिया चलती रहती है। अब बाराबंकी के केस पर आते हैं। बाराबंकी के मामले में प्रॉपर्टी सरकार की है, यानी कि मैंने जैसे कहा था इल्लीगल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने किसी की ओनरशिप से नहीं आई, ये प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे
कोर्ट में या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परिसर में लोगों ने एक पहले छोटी सी मजार बनाई, फिर उस पर एक हरी चादर डाली, फिर वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, फिर और कुछ करना शुरू कर दिया, फिर एक टीन शेड डाल दिया, टीन शेड डालने के बाद एक कमरा बना लिया और उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। ये सारी की सारी प्लेसेस इल्लीगल हैं। वक्फ बोर्ड इनको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये नजूल की प्रॉपर्टी या फिर सरकार की प्रॉपर्टी पर हैं, इसलिए ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन है। और जहां कहीं भी इल्लीगल ऑक्यूपेशन होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या जो वहां की सरकारी मशीनरी है या जिसको रख रखाव की जिम्मेवारी है आवास विकास सहित, वो उसको खाली करवाने का अधिकार रखती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वक्फ ने वो प्रॉपर्टी अपने यहाँ चढ़ा रखी है किसी भी तरीके से, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज होगी, नहीं तो हाई कोर्ट जाएगी। अब बाराबंकी का जो मामला है, इसमें जिस प्रकार से डिक्लेयर किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास रजिस्टर्ड थी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी। अब इसमें डिस्प्यूट क्या आया, राज्य सरकार ने जब इन लोगों से पूछा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कैसे आई, और चूंकि वो एसडीएम की प्रॉपर्टी है, वो तहसील के परिसर में आती है, इसलिए वो प्रॉपर्टी चूंकि इलीगल थी, तो इस पर जो सर्वे किया गया होगा राज्य सरकार ने उस पर, यानी कि एसडीएम ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। पता लगा कि वक्फ बोर्ड ने ये प्रॉपर्टी अपने यहाँ चढ़ाई जरूर थी और इसी आधार पर देश भर के मुस्लिम समाज के लोग ये डिक्लेयर कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड पर चढ़ी हुई है, लिस्टेड है वक्फ बोर्ड पर। सरकार उनसे 2 कदम आगे चली और उसने कहा कि वक्फ बोर्ड पर चढ़ने से पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट निकाली जाए। जब वो सर्वे कमीशन पर गए तो पता लगा कि सर्वे कमीशन नकली सर्वे कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई थी। ऐसा राज्य सरकार ने ऑफिशियल गजट में कोई सर्वे कमीशन नहीं अलॉट किया था उस मस्जिद को का सर्वे करने के लिए। और चूंकि सर्वे कमीशन नहीं बना था, नकली 8 सदस्यों का एक सर्वे कमीशन बनाया गया था। उस सर्वे कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट के आधार पर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया इसी 2019 में सितंबर में। और चूंकि उसको डिक्लेयर किया और उसकी रिपोर्ट वक्फ में लगाई गई थी, इसलिए वक्फ ने अपने यहां उसको लिस्ट कर लिया था। वक्फ के लिस्ट करने के 1 साल के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन आना होता है, तो कुछ लोगों ने उसको संज्ञान में लिया और या एसडीएम को यह पता लगा कि भाई ये वक्फ में लिस्ट हो गई, तो उनको ये समझ आया कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट ये सर्वे नहीं लगा सकती कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी प्रॉपर्टी में कोई भी ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार का कब्जा इल्लीगल कब्जा का माना जाता है। और जहां पर इल्लीगल कब्जा होता है वहां कोई भी सर्वे कमीशन जो सरकार ने अलॉट किया हो वो भी रिपोर्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको भी लीगली डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसको लीगल ओनरशिप चेक करनी होती है और जिसने ट्रांसफर किया है उससे समाधान करना होता है कि वाकई में ट्रांसफरर एक जेन्युइन ट्रांसफरर है। इतनी सब प्रक्रिया चलती है तब प्रॉपर्टी वक्फ में चढ़ती है। तो सरकार ने जब वो पीछे ये हंगामा मचा, मैंने 2 दिन पहले बोला था, बोलने के बाद प्रदेश में जब हंगामा मचा कि भाई आखिर मामला क्या है, तो उसके बाद सरकार ने उस पर रिपोर्ट मांगी, योगी सरकार ने उस पर रिपोर्ट मांगी। और जब सरकार ने उस पर अलग से रिपोर्ट मांगी, यानी चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट मांगी होगी, तो जब सरकार ने रिपोर्ट मांगी तो ये पता लगा कि जो कमीशन बनाया गया था वो कमीशन नकली बनाया गया था। सरकार ने ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन कमीशन का नहीं किया और ये प्रॉपर्टी कोई कमीशन बना नहीं सकता, क्योंकि सरकारी कमीशन को अपनी नौकरी की भी चिंता होती है। इसलिए सरकारी कमीशन अगर बैठता है तो उसको बड़े बचकर काम करना होता है और बाकायदा एक प्रोसेस से पास होना पड़ता है और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ऐसा कोई चूंकि सर्वे नहीं हुआ था, तो जिन 8 लोगों के नाम उस सर्वे कमीशन पर वक्फ बोर्ड ने दर्ज किए हैं कि इन 8 लोगों का सर्वे कमीशन बनाया गया था, वक्फ बोर्ड की उस रिपोर्ट को निकालने के बाद योगी सरकार ने उन 8 लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड के एक अलग से एफआईआर, फोर्जरी, 420, चीटिंग और राज्य सरकार की सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना और राज्य को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से यह करना और फ्रॉडुलेंट का एक मुकदमा उनके खिलाफ दाखिल किया।
और मुकदमा दाखिल करके अभी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू है। हो सकता है, संभव है कि 1-2 दिन में इन लोगों को, अगर जीवित होंगे तो इन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं और इनको जेल भेजने की तैयारी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकार को, पूरे के पूरे अमले को, सरकारी, और खास तौर से यहां पर यह है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार के नाम से ठगी की गई है, सरकार के नाम से फोर्जरी और फ्रॉड किया गया है। इसलिए ये एक बड़ा मामला बनता है और इस बड़े मामले में जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है उनको किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता और उनको जेल जाना ही होगा। मैं बाकी सब जो सुनने वाले हैं, जो इस लेक्चर को सुन रहे हों, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की वेबसाइटें, शिया वक्फ बोर्ड की वेबसाइटें और जो पब्लिकेशन के माध्यम हैं वहां आप सर्वे करिए। आपको लगता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है और इस पर वक्फ बैठा हुआ है, तो इसके बाद जब वक्फ बोर्ड, में इसके आगे की प्रक्रिया बताता हूं, आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की पब्लिकेशन अगर आपको पता नहीं लगती तो कैसे होगा। वक्फ बोर्ड के अपनी लिस्ट में चढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की ओनरशिप में आ गई। वक्फ बोर्ड को ये तहसीलदार की अदालत में या फिर म्यूटेशन सेंटर में, जो म्यूटेशन का बना रखा हो, म्युनिसिपैलिटी में बनाया हो या वहां वक्फ बोर्ड को एक मुकदमा डालना पड़ता है और उस मुकदमे में उसको कहना होता है कि इस पर सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर वक्फ बोर्ड पर ये लिस्टेड है और 10 वर्ष के बाद इस पर दूसरा सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरे नाम म्यूटेट कर दी जाए। जिस समय म्यूटेशन का मुकदमा उसमें फाइल होता है, यानी कि दाखिल खारिज का मुकदमा फाइल होता है, तो उस दाखिल खारिज के मुकदमे में भी अगर कोई चाहे तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है और दाखिल खारिज करने से पहले ये एसडीएम की अदालत में अगर हो रहा है या तहसीलदार की अदालत में हो रहा है या किसी इस प्रकार का अधिकारी देश में कहीं भी बैठाया गया है, उसकी अदालत में वो एक नोटिस करता है, एक पब्लिकेशन करता है और उसके अलावा कानून गो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर उस क्षेत्र में जो लेखपाल रहता है या तालुकादार रखता है या जो रजिस्टर मेंटेन करता है, उसकी अपनी एक रिपोर्ट दर्ज होती है। वो अगर उस पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, यानी कि पहले वक्फ जो सर्वे कमीशन है उसकी रिपोर्ट, वक्फ की रिपोर्ट और वक्फ का क्लेम, वो सेकंड सर्वे की रिपोर्ट, वक्फ का क्लेम, सेकंड सर्वे परमानेंट सर्वे को कहते हैं जो 10 साल बाद होता है, फिर वक्फ की रिपोर्ट और वक्फ की रिपोर्ट में आए ऑब्जेक्शंस और जो कुछ भी वहां तय हुआ है, उसके बाद ये जो लेखपाल और कानूनगो या तालुकादार या पटवारी या पटीदार जो भी वहां बैठता है, उसकी रिपोर्ट फिर से आती है। वो अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है तो दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता और उसका पब्लिकेशन होता है। अगर जनरल पब्लिक में से भी कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है तो उसका दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है और वो उसके नाम नहीं चढ़ाई, वक्फ के नाम प्रॉपर्टी नहीं चढ़ाई जा सकती है। इसलिए हम अपनी तहसील में नक्शा नजरी या जो खसरा, खतौनी, लैंड रिकॉर्ड्स कुल मिलाकर जो कुछ भी रहते हैं हमारे क्षेत्र में, आपको लगता है कि उक्त प्रॉपर्टी ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इलीगली वक्फ के कब्जे में है या लोग जबरदस्ती इसको वक्फ बनाए पड़े हैं, तो आपको चाहिए कि आप लैंड रिकॉर्ड कार्यालय जाएं और वहां लैंड रिकॉर्ड निकलवाएं। उस लैंड रिकॉर्ड जब आप निकालेंगे तो उसमें खतौनी में चढ़ा होगा, उस खतौनी में यह भी चढ़ा होगा कि ये ऑर्डर कब हुआ, कब इनके नाम चढ़े। उस ऑर्डर की फाइल को निकालिए तहसील से और उस फाइल में देखिए कैसे ये प्रॉपर्टी इनके नाम आई। वहां से जब आप पकड़ेंगे तो फिर वक्फ से पूछिए कि सर्वे कमीशन क्या था और सर्वे कमीशन की रिपोर्ट निकालिए और वहां से प्रकरण पूरा खोलकर आप सामने रख सकते हैं, ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने जा सकते हैं और तमाम तरह के केसेस वहां से खुल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही योगी जी की सरकार ने इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फ्रॉड किया था उनको जेल भी भेजने की पूरी व्यवस्था यहां पर की है। मुझे लगता है कि वक्फ एक्ट 1995 हम सभी को पढ़ना चाहिए, तब अपनी ये सब क्लैरिटी आएगी और उसको पढ़ने के बाद ही अपने को समझ आएगा कि हमको क्या क्या करना है और अथॉरिटीज क्या क्या होती हैं। इसलिए वेलकम करना चाहिए योगी सरकार की सतर्कता को और वहां के अधिकारियों की सतर्कता को, जिन्होंने इस फ्रॉड को पकड़ा और इन लोगों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दाखिल किए हैं, जिनको जेल जाने का रास्ता बिल्कुल साफ किया है। थैंक यू वेरी मच।